हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्स लर्नर यानी विविध अधिगमकर्ता। डाइवर्स लर्नर को हम क्या बोलते हैं? विविध अधिगमकर्ता। लास्ट क्लास में देखा हमने कि जितने भी अधिगमकर्ता होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी लर्नर होते हैं, वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनके बीच में डिफरेंस के बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कल्चर हो सकता है, उसकी सोसाइटी हो सकती है, रेस हो सकती है, नेशनलिटी हो सकती है, एथनिसिटी हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, मोटिवेशन का लेवल हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती हैं, लर्निंग स्टाइल हो सकता है, फैमिली का स्ट्रक्चर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करता है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आई। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में कहा गया है कि जितने भी टाइप के बच्चे हैं, चाहे वो लर्नर किसी भी प्रकार का हो, उसका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, यानी उसका सोसाइटी में कोई भी स्टेटस हो, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो, उसके अलावा उनमें किसी भी प्रकार का इम्पेयरमेंट हो, चाहे उनमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे उनमें सुनने से रिलेटेड यानी उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट हो, उनका मोटिवेशन का लेवल कुछ भी हो, उनका लर्निंग का स्टाइल कुछ भी हो, उनकी भाषा कुछ भी हो, उन सभी बच्चों को एक सिंगल क्लासरूम में पढ़ाना है। अब एज ए टीचर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि डिफरेंट टाइप के बच्चों को एक ही टाइम इंस्ट्रक्शन देना और सबकी नीड्स को कैटर कर पाना। इंस्ट्रक्शन तो आप दे सकते हैं, लेकिन सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर आप उनको इंस्ट्रक्शन दे पाएँ, शिक्षण कर पाएँ, और हर एक बच्चे की आपको स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, हर एक बच्चे की आपको वीकनेस पता होना चाहिए, तभी आप उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, बच्चों का अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस है, अलग अलग सोशल स्टेटस है, अलग अलग उनकी रेस है, अलग अलग उनकी कास्ट है, अलग अलग उनका रिलीजन है। उन सब को आप कैसे कैटर करके चलेंगे, वो हम स्ट्रेटेजीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। Recognizing the diversity in classroom। क्लासरूम की जो डाइवर्सिटी है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचान करनी है। इसका मतलब क्या है? आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो उन 30 बच्चों में क्या क्या डाइवर्स हैं, वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसे दूसरे बच्चों से डिफरेंट बनाती है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। मतलब आपको देखना है कि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, हर एक बच्चे का मोटिवेशन का लेवल कितना है, अभिप्रेरणा का लेवल कितना है, हर एक बच्चे का प्रायर नॉलेज कितनी है, मतलब पूर्व ज्ञान बच्चे का कितना है, पहले से बच्चा कितना जानता है। हमें बच्चे के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी पता होना चाहिए। हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से क्यों पता होना चाहिए टीचर को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके अलावा टीचर को उसकी फैमिली के बैकग्राउंड, चाहे वो फैमिली का स्ट्रक्चर हो, फैमिली उसकी जॉइंट फैमिली है या फिर उसकी न्यूक्लियर फैमिली है, उसके बारे में भी टीचर को पता होना चाहिए। बच्चे की भाषा क्या है वो भी पता होना चाहिए। अगर बच्चे में इम्पेयरमेंट है तो वो किस तरह का इम्पेयरमेंट है, ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए टीचर को। जब वो रिकॉग्नाइज करेगा तभी वो अपने जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें वो मॉडिफिकेशन कर पाएगा। वही दूसरी जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो होती है क्या? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को शायद विभेदीकरण कहते हैं, कि विभेदीकरण अनुदेशन कहते हैं। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या हमें बच्चों को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि सभी बच्चों को हम एक ही लाठी से ना हाँके। देखने में हमें ये लगता है कि हमें सभी बच्चों को बराबर मानकर पढ़ाई करनी चाहिए,
इसीलिए डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जहाँ बात आती है हम ऑप्शन को गलत टिक करके आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल अलग है, हमें उसकी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बच्चे को टीचिंग करानी है। तो तभी उस बच्चे की जो नीड है उसको हम कैटर कर पाएंगे। तो ये डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत ज़रूरी होती है डाइवर्सिटी को आपको एड्रेस करने के लिए। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं देंगे, मान लीजिए आप एक ही तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए आप लेक्चर मेथड से सबको पढ़ा रहे हैं, तो लेक्चर मेथड से कुछ % बच्चों को ही समझ में आएगा। जो बच्चे ऐसे होते हैं जो लेक्चर मेथड से समझ पाते हैं वो सीख लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विजुअल्स की ज़रूरत होती है, वीडियोज़ की, चार्ट की, ग्राफ्स की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं, तो जो बच्चे करके सीखेंगे वो भी इससे नहीं सीख पाएंगे। फिर दूसरा, हम बच्चे को सिर्फ लेक्चर मेथड बोले जा रहे हैं, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता वो भी कहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारी जो पाठ्यचर्या है, मतलब जो हमारा करिकुलम है, इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। पाठ्यचर्या को आपको लचीला रखना पड़ेगा। यहाँ पर पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम एक बार बना दिया गया, पाठ्यचर्या करिकुलम एक बार बना दिया गया, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को ही फॉलो करेंगे। पाठ्यचर्या में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी होती है। फिर उसके अलावा जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री, उसका प्रॉपर यूज आना चाहिए टीचर को। टीचर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को मैं कौन से बच्चे के लिए किस तरह से प्रयोग कर सकता हूँ। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों की बात करें, शिक्षण विधियों में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो एक शिक्षण विधि से, जैसे अभी मैंने बात की व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड की, तो उससे बच्चे सीख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्कवरी मेथड से सीखेंगे। तो आपको टीचिंग मेथड्स में जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या देनी है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी है अगर आप डाइवर्सिटी को कैटर करना चाहते हैं, सभी बच्चों की नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का अनुदेशन, एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। फिर उसके बाद तीसरा बात आती है इंटरैक्टिव पेडागोजी। इंटरैक्टिव पेडागोजी का मतलब क्या है, जब भी टीचिंग और लर्निंग हो रही है तो वहाँ पर इंटरेक्शन होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बच्चे अपने प्रॉब्लम्स टीचर के सामने रखें, टीचर उस समस्या का समाधान करने में बच्चे की मदद करे। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। इंटरेक्शन में बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में, टीचर है बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में जान पाएगा और बच्चे की वीकनेस के बारे में भी जान पाएगा। यहाँ पर जो फीडबैक है वो इम्पोर्टेंट होती है, पृष्ठ पोषण है वो इम्पोर्टेंट होता है। जब तक टीचर को स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का ही पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए, वीकनेस का भी पता होना चाहिए, उसके लेवल ऑफ मोटिवेशन का भी पता होना चाहिए और उसके पूर्व ज्ञान का भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें टीचर को कैसे पता चलेंगी, जब वो इंटरेक्शन करेगा, जब वो बातचीत करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर ही एक्टिव रहे, टीचर ही बातचीत बोलता रहे और बाकी सब बैठकर सुन रहे हों। यहाँ पर जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसका एक्टिव होना जरूरी होता है, उसका सक्रिय होना जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग यानी मचान की बात किसने की थी, अगर आपको याद हो, मचान यानी स्कैफोल्डिंग की अगर आपको बात याद हो, स्कैफोल्डिंग की बात किसने की थी, लेव वाइगोस्की ने की थी। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जब भी हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे चंक्स में सिखाएं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन एक साथ दें। जब आप बच्चे को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एक बार देंगे, छोटे छोटे चंक्स में सिखाएंगे, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। उसे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे हम बच्चे को टेक्स्ट रीडिंग करना सिखा रहे हैं, इंग्लिश की रीडिंग करना सिखा रहे हैं, और एक कोई बड़ा वर्ड है तो हम बच्चे को, जैसे ब्यूटीफुल है तो हम बच्चे को सिखाएंगे पहले ब्यूटी, फिर उसके बाद फुल। जब बच्चा छोटे छोटे चंक्स में बनाकर सीखेगा तो लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। मचान स्कैफोल्डिंग है, ये एक टेम्परेरी मदद होती है। जब कोई भी
अधिगमकर्ता को दी जाती है, जब तक दी जाएगी जब तक वो उस काम में परफेक्ट नहीं होता। और स्कैफोल्डिंग मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दी जाती है, यानी जो वो अधिगमकर्ता से ज़्यादा सीखने वाला, जानने वाला होता है, उसके द्वारा एक टेम्परेरी मदद दी जाती है। तो बच्चे की लर्निंग को बेहतर करने के लिए स्कैफोल्डिंग का होना भी ज़रूरी होता है। बच्चे को आप टेम्परेरी मदद भी दें, उसके कारण बच्चा है वो बहुत जल्दी तरीके से सीख पाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात भी लेव वाइगोस्की ने ही की थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो लेव वाइगोस्की की ही यूज हो रही हैं, स्कैफोल्डिंग एंड कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है समूह शिक्षण। आप एक ग्रुप में सीख रहे हैं। जब बच्चे एक ग्रुप में सीखते हैं तो वो सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, जैसे हम बात किसकी करें, प्रोजेक्ट मेथड की। ये इंस्टीट्यूशन में बहुत ही लोकप्रिय मेथड है। बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि एक ग्रुप है, जैसे 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप होता है, उनको एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दे दिया जाता है। अब बच्चे उस प्रोजेक्ट पर जब काम कर रहे होते हैं तो वो अपना एक एरिया चुन लेते हैं, मैं ये करूँगा, आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। तो वहाँ पर बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ पर अपने जो उनको काम मिला है वो उसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी लर्निंग होगी, लर्निंग कभी एकांत में नहीं हो सकती। अगर आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे, डिफरेंट तरह के लर्नर हैं आपके। जब 5 बच्चे हैं, पांचों डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के हैं, पांचों डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, तो सबके एक्सपीरियंस अलग होंगे, सभी के अनुभव अलग अलग होंगे, सभी का मोटिवेशन का लेवल अलग होगा, सभी की अभिप्रेरणा अलग अलग होगी। तो वहाँ पर जो बच्चे जब एक ग्रुप में काम करेंगे तो वो सबसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वो एक दूसरे की भाषा भी सीखेंगे, एक दूसरे के अपने अनुभव भी शेयर करेंगे, जो भी डेली लाइफ एक्टिविटी वो करते हैं वो सब उनके साथ शेयर करेंगे, सभी अपने पूर्व ज्ञान को भी शेयर करेंगे, अपने कल्चर में जो चीज़ें हो रही हैं, अपने रिलीजन में जो चीज़ें हो रही हैं, वो उन सब का डिफरेंट चीज़ों का जब यूज करेंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग करवा कर भी आप डाइवर्सिटी को कैटर कर सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। फिर उसके बाद करेंगे एक्सेप्टिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक्सेप्टिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। हर एक बच्चे के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ पर जैसे आपने 6 इस तरह से लिखा हुआ है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ये बच्चा यहाँ खड़ा है, ये इसको 9 बोलेगा, ये बच्चा यहाँ खड़ा है, ये इसको 6 बोलेगा, लेकिन हैं दोनों ही ठीक। तो वही चीज़ें एक ही टॉपिक पर हर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं। 2 बच्चों का अलग अलग अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो उन दोनों के पर्सपेक्टिव को आपको एक्सेप्ट करना है कि वो दोनों ही जो बात कर रहे हैं वो सही है, दोनों ही गलत नहीं है। जब भी बच्चे एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, जब एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो एक सोशल लेवल पर किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है, किस तरह से फ्रेंडशिप बनानी है, ये सब चीज़ें बच्चे सीख पाएंगे। मतलब एक सोशल लेवल पर एक सोशल स्किल बच्चे सीख रहे हैं जब वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बड़ी उम्र में जाकर भी लोग हैं वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते। लेकिन जब डाइवर्सिटी की बात आएगी, डाइवर्सिटी में जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो हमें क्या करना है, उनके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे हमें उनको एक्सेप्ट करना है, हमें उनको मानना है कि बच्चे हैं वो, ये दोनों बच्चे ही ठीक कह रहे हैं, बस उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो हमें दोनों के पर्सपेक्टिव को भी एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टैप द इनटू स्टूडेंट बैकग्राउंड। ये मैं पहले भी बात की थी, टैप इनटू स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड का मतलब इसमें आएगा कि बच्चे का सोशल स्टेटस क्या है, बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, मतलब बच्चा रिच है या फिर बच्चा पुअर है, बच्चे का फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चा ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है या फिर बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है। इन सब चीज़ों का ज्ञान भी टीचर को होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों का ज्ञान बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, इसका ज्ञान टीचर को क्यों होना चाहिए? मान लीजिए
टीचर हैं, टीचर किसी प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि आपको घर से ये चीज़ लेके आनी है। अब बच्चा वो चीज़ नहीं लेके आया क्योंकि बच्चे का उतने पैसे नहीं थे ताकि वो उसे खरीद के ला सके। अब टीचर को जब उसका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं पता तो टीचर उसे डांटेगा या फिर उसे दोबारा से लाने का कहेगा। लेकिन अगर टीचर को ये पता है कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस उतना बेहतर नहीं है, वो नहीं ला पाएगा, तो टीचर वो उस चीज़ की डिमांड बच्चे के से नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए बच्चे का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड बच्चे का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जब टीचर को बच्चे के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में पता होगा तो जो टीचर है वो बच्चे की मदद भी कर पाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की। लास्ट है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक का मतलब जो आप बच्चों को वूल सिखाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ भी रटवाना नहीं है। आपके बच्चों को तीनों डोमेन्स को डेवलप करना है। अब ये तीनों डोमेन्स कौन सी हैं? 3 डोमेन्स हैं। 3 डोमेन्स कौन कौन सी? पहला आता है कोग्निटिव, फिर आता है आपका फिजिकल, और फिर आता है, इसको आप साइकोमोटर भी कहते हैं, साइकोमोटर, और फिर आता है आपका अफेक्टिव। कोग्निटिव डोमेन में क्या आता है? कोग्निटिव एबिलिटी आती है, रीजनिंग आएगी, इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब मेमोरी, जो भी चीज़ें आपकी कोग्निशन से रिलेटेड है, जो चीज़ें आपके संज्ञान से रिलेटेड है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे वो आपका किसी भी समस्या का समाधान करना हो, कुछ भी चीज़ें जो कोग्निशन से रिलेटेड हैं वो आपकी कोग्निटिव में आती है। साइकोमोटर जो आपकी फिजिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, जो आपकी मोटर स्किल से रिलेटेड है। मोटर स्किल्स दोनों ही आएंगी, चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो। फाइन मोटर स्किल्स है वो स्मॉलर मसल्स के लिए होता है, जो राइटिंग में यूज होती है, पेंटिंग में यूज होती हैं। और जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल है वो आपकी लार्जर मांसपेशियों से रिलेटेड होते हैं, चाहे आप चलने में यूज होती हैं, बैठने में यूज होती हैं। तो साइकोमोटर डेवलपमेंट भी बच्चे का साइकोमोटर डोमेन भी आएगी। और अफेक्टिव है, ये आपकी भावनात्मक होती है, मतलब जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी सोशल लाइबिलिटी है, ये सब चीज़ें अफेक्टिव में आती हैं। तो हमें बच्चे का तीनों डोमेन्स में डेवलपमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ भी चीज़ें रटवानी नहीं है। तो ये थे आपके जो डाइवर्सिटी है उसको आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। एक जो आपका करिकुलम है उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी होती है। ये थी आपकी स्ट्रेटेजी ऑफ एड्रेसिंग डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। होपफुली आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।